नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, कोरोना के आंकड़े थोड़ा डरा रहे हैं। अब देश में कुल एक्टिव मामले 50,000 के पार चले गए हैं, मगर लोगों यानी कि आम पब्लिक वो इसे गंभीरता से उतना लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाजारों में आप जाइए तो खूब भीड़ है। आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव भी हैं। यूपी में तो निकाय चुनाव चल रहे हैं। ट्रेनें, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम ठसाठस भरे हुए हैं। वीकेंड पर कहीं भी चले जाइए, भीड़ इतनी है कि लोगों के कंधे टकराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना तो फैलेगा ही, और अभी तो ये गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, सैर सपाटे का सीजन शुरू हो रहा है, छुट्टियां आने वाली हैं। ऐसे में थोड़ा सा आज ठहर कर इस पर चर्चा करने की जरूरत है, और इसीलिए आज का हमने ये शो आयोजित किया है। आज हम कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि XBB.1.16 की चाल को समझेंगे, क्योंकि इस सर्च के पीछे इसी वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जानेंगे कि यह कितना घातक है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन शुरू करें यह खास चर्चा, उससे पहले यह खास रिपोर्ट। कोरोना फिर डराने लगा है। सिर्फ दिल्ली में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1086 मामले दर्ज किए गए हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर करीब 30% है। पूरे देश की बात करें तो शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 11,109 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 10,158 मामले, बुधवार को 7,830, मंगलवार को 5,676 और सोमवार को 5,880 मामले सामने आए थे। यानी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना नए मामलों में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना मामलों में उछाल डराने वाला है। शुक्रवार तक देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना के मामलों में करीब 38% XBB.1.16 वेरिएंट के मिल रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था इंसाकॉग ने बताया कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक लिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया। WHO ने XBB.1.16 वेरिएंट को अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों में तेज बुखार और खांसी के अलावा एक और लक्षण दिख रहा है। इसके मरीजों में कंजक्टिवाइटिस की भी शिकायत दिख रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आंख आना भी कहा जाता है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। IMA के मुताबिक कोरोना मामले बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं, जिनमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना, कम परीक्षण दर और वायरस के एक नए संस्करण के उभरना हो सकता है। दिल्ली एम्स ने कुछ डॉक्टरों को कोरोना होने के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। हॉस्पिटल में स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्हें भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही विजिटर्स के लिए अस्पताल में आने से पहले स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी के पास कोवोवैक्स वैक्सीन की 6 मिलियन बूस्टर खुराक पहले से ही मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका मास्क है। अगर आप फेस मास्क लगाकर निकलते हैं तो वायरस से संक्रमित होने का खतरा काफी कम हो जाता है, जबकि दूसरा सबसे कारगर तरीका कोरोना की वैक्सीन और बूस्टर डोज है, जिसमें मौत के जोखिम का खतरा काफी कम होता है। कुछ और जरूरी उपाय हैं, जैसे बार उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप महामारी से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीत समदानी साहब, सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। डॉक्टर समदानी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली में। डॉक्टर राय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समदानी, चर्चा की शुरुआत आपसे। कल 10,000 के पार और अब 11,000 के पार। कुछ लोग दबी जुबान में इसे लहर भी कह रहे हैं, हालांकि हम ये कहने से बच रहे हैं, लेकिन आप ही बताएं, इसे लहर कहा जाए, छोटा मोटा सर्ज कहा जाए, और क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या कुछ अनयूजुअल है सर? दीपक जी, देखिए, अगर लहर कहा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही भयानक
शब्द किया जाता है, लेकिन जब भी थोड़े बेस से ऊपर की तरफ आंकड़े आते हैं तो 100% इसे टेक्निकली सर्ज कहा जाता है। तो ये केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। 22-23 कंट्री में ऑलरेडी ये वेरिएंट मिल चुके हैं और हिंदुस्तान में भी ये वेरिएंट जारी है। तो ये सर्च तो 100% है और ये सर्च को कंटेन करना हमारा काम है। हम सब इंडियंस और पूरे दुनिया के लोगों, विश्व लोगों का काम है ये। और आपको लग रहा है सर कि अभी हम सही दिशा में जा रहे हैं इसको कंटेन करने के? मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दो तरफा बात है ये। एक तो हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है जिसमें आप सब लोग हैं, उनकी मेहनत है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी हमें चाहिए होंगे, लेकिन आम लोग शायद इतना गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। दीपक जी देखिए, ये कोई भी जो बीमारी रहती है, मैं थोड़ा इसमें संक्षेप में कहना चाहूँगा कि वायरस और बीमारी, वायरस और ह्यूमन और बीमारी और दवा, ये हमेशा तनाव चालू रहता है। ये जो B1.16 जो नया वेरिएंट दिखा है, ये जनवरी से मिल रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी मिला था। इसका सर्ज नक्की बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है? इसके पहले B1.15 था। इसमें क्या हुआ है कि BA2.01 और BA2.75 को साथ में म्यूटेट होके नया वेरिएंट बना है। इसमें 3 एडिशनल म्यूटेशन मिले हैं और 478 पोजीशन पे जो म्यूटेशन है वो ये वेरिएंट को ज़्यादा स्प्रेड करा रहा है। तो इसका मतलब है इसका इन्फेक्टिविटी, इसकी सिवेरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है पहले ओमाइक्रॉन वेरिएंट से। तो ये पॉलिसी के साथ साथ हम सभी को अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसे ऑफ्टन कहता हूं कि ब्रेक द चेन हमारे हाथ में है। खाली पॉलिसी वाले नहीं दे सकते, पॉलिसी वाली दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें है। जरूरी बात आपने बोली। पॉलिसी इंटरवेंशन के लेवल पर अगर हम देखें तो मॉक ड्रिल्स हुए हैं देश में, गवर्नमेंट लगातार बैठक कर रही है, स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी हैं, पीएम मोदी ने भी बैठक इसमें की है। तो इंटरवेंशंस तो अपनी तरफ से हैं, लेकिन जो ब्रेक द चेन डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर समदानी, वो तो फिर आम आदमी की तरफ से ही आएगा। अब देखते हैं कि वो कब आएगा। डॉक्टर राय, XBB.1.16 कितना डरना है सर इससे? देखिए, जहाँ तक जो भी एविडेंस इसके बारे में अभी तक अवेलेबल है, यह है कि हाईली इन्फेक्शियस है। अभी तक के जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए हैं उनमें सबसे हाईली इन्फेक्शियस है। अगर ओरिजिनल वुहान वाले से हम बात करें तो करीब जो है उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा, मतलब 400% अगर परसेंटेज में हम कह दें तो उससे ज़्यादा इसकी संभावना है। वो एवरेज 2 लोगों को करता था या 5 से 8 के बीच में इसका जो है कि एक इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन अभी जो है डरने वाली कोई सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि अब इस वायरस के बारे में जो है इतना नया भी नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ है कि हम हमेशा एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, और पिछले 3 साल में मोर देन 3 इयर्स हो गए, हमने काफ़ी एविडेंस जनरेट किया है, और उस एविडेंस के बेसिस पे ही हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाहिए। हमें संभावनाओं की बात करने का अब समय नहीं रहा। एविडेंस ये है कि पूरे पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है, या तो वैक्सीन से मिली हुई है या नेचुरल इन्फेक्शन से मिली हुई है। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जो नेचुरल इन्फेक्शन से मिलता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, और जो पब्लिकेशन है, रिसर्च है, हम उसकी बात करते हैं। जो रिसर्च आया है कई कि चूंकि सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज को ही मेजर करके हम ह्यूमरल इम्यूनिटी जानते हैं, वही नहीं है, सेलुलर इम्यूनिटी भी देता है नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद। तो इसका मतलब कि आपकी शरीर याद कर लेता है उसको, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर लेता है। तो शायद लाइफ लॉन्ग आपको सीवियरिटी और डेथ से प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, और वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा जब दूसरी वेव आई थी, किस तरीके से जो है ताहिमा मच चुका था, जिस तरीके से डेथ हो रही थी पर डे। हम तो 5000 सिर्फ डेथ रिपोर्ट किए थे। वह संभावना इसलिए अब कम है कि उस समय तो वह बहुत बड़ा हमारे लिए एक विपदा थी, लेकिन आज वही हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी, एक सबको वैक्सीन लग चुका है, तो कहीं ना कहीं से पूरा पॉपुलेशन, अब ये नहीं है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो इसलिए वो संभावना जो है करना, हाँ, नंबर ऑफ केसेस आरएनए वायरस है,
म्यूटेट होते रहेंगे, म्यूटेशन होगा, इतने म्यूटेशन कभी कभी हो जाएंगे कि वो री इन्फेक्शन भी होगा, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी होगा। मतलब री इन्फेक्शन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद हो रहा है या फुली वैक्सीनेटेड है तो भी हो रहा है, बट सीवियरिटी और डेथ बढ़ेगी और अचानक बहुत बढ़ जाएगी, वह संभावना कम है। अभी तो आप 11,000 12,000 की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग अगर जैसे 20 लाख हम कर रहे थे वह टेस्टिंग हो जाती तो हो सकता है 11,000 जो है 50,000 केसेस नजर आते, तो वह इशू नहीं है। अब वो समय नहीं रहा कि हम केसेस गिने। और जहां तक रही रोकने की बात कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, हमने घर से कोई नहीं निकल रहा था, 20-25 केसेस आए थे, वह जो है 1 लाख केसेस जो है सितंबर 2020 में पहुंच गए थे। सारा लॉकडाउन के बाद 2,000 रुपए हम दिल्ली में फाइन लेते थे, सभी लोग मास्क पहनते थे, तो रोकना मुश्किल है। जो एविडेंस है अगेन अभी कॉकरेन रिव्यू में पब्लिश हुआ है और हम मॉडर्न मेडिसिन में हमेशा एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, वह जो है ये दर्शाता है कि ये सारे मेजर जो है इफेक्टिव नहीं रहे हैं और वही हुआ भी। तो अब अभी अगर देखिए तो पिछले 1 साल से लोग मास्क लगभग नहीं पहनते हैं, फिर भी जो है हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। तो ये सब टाइप के फ्लक्चुएशंस आगे अगले 10 साल तक भी होते रहेंगे। तो वह अब समय नहीं है कि हम केसेस गिने, समय यह है कि क्या सीवियरिटी बढ़ रही है, डेथ बढ़ रहा है, इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है अभी तक, क्योंकि एक बड़े पॉपुलेशन को जो है ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, को मिल चुका है। इवन जो 12 साल से कम के बच्चे हैं वो भी ससेप्टेबल नहीं रहे, उनको भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो जिनको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, इन्फेक्शन हो चुका है और वह आज बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हमें ठीक सर, ऑल राइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये इस पे तो हमारा फोकस रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा हमारे को ऑब्जर्वेशन रखनी है कि ये कहीं सिवियरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बजाय काउंटिंग के और फिर उस पर बातचीत करने के। बहरहाल डॉक्टर भाटी, दिल्ली का तो पे ही हमें स्ट्रेंथन करना। यस सर, यस सर, यस सर, मैं आऊंगा सर, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, इसको आप और जरा प्रकाश डालिएगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर भाटी का रुख। डॉक्टर भाटी, दिल्ली में मैं देख रहा हूं 27.77% पॉजिटिविटी रेट हो गया है, 2 डेथ्स हुई हैं। क्या आप लोगों के बीच में बातचीत चल रही है? दिल्ली में ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना जाएगा? बिल्कुल। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं देखने वाली। एक तो जब हम बात करते हैं हमारी पॉलिसी के स्तर पे या गवर्नमेंट के स्तर पे जो सर्विलेंस सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो एक चीज है जिसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। स्पेसिफिकली जब भी ऐसा राइज होता है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलरली हॉटस्पॉट एरिया या क्लस्टरिंग तो नहीं हो रही, पहली बात। तो इस तरह से तो नहीं देखा जा रहा। केसेस अगर हम देख रहे हैं तो उसका वाइड स्प्रेड है, सभी जगह पे बढ़ रहे हैं केसेस। सर्विलेंस में हम जब बात करते हैं अपनी टेस्टिंग की या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू से चल रही है हमारी कंसिस्टेंसी से। अगर देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग में तो जनवरी एंड से ही हमारा XBB वेरिएंट के ही केसेस फिलहाल आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें भी ज्यादातर जितने भी केसेस है ये XBB के ही माइक्रो लीनिएजेस हैं। फिलहाल अगर रेशियो देखें तो हम 90% के करीब XBB है और 40% के करीब XBB 1.16 है। तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन या इसके सब लीनिएजेस और रिकॉम्बिनेंट जितने भी आ रहे हैं, ये हमने जरूर देखा है कि इनमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, कंटेजियस ज्यादा है। तो जो केसेस में बढ़ोतरी वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ टेस्टिंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट ये सभी केसेस तो रिपोर्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रैपिड वाले जो टेस्टिंग होती है या जो घर में होम टेस्टिंग होती है वो इनफैक्ट रिपोर्ट भी नहीं हो रही। तो मे बी जो पॉजिटिविटी रेट है वो उससे अधिक ज्यादा हो। बट यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं कि हमारे एक्टिव केसेस, पॉजिटिविटी रेट, इसके प्रोपोर्शन में हमारी डेथ रेट या फिर सीवियरिटी ऑफ डिजीज वो उस तरह से नहीं देखी जा रही। इसके अलावा सिस्टम प्रिपेयरनेस जरूरी है। उसके लिए ऑलरेडी जैसे मॉक ड्रिल, पहले एक बार जब चाइना में केसेस बढ़े थे दिसंबर में, तब मॉक ड्रिल हुआ था, फिर रिसेंटली अभी फिर मॉक ड्रिल। तो ये गवर्नमेंट के स्तर पर ये सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वॉचफुल रहना हमें जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पर जब हम बात करते हैं इसके लिए, जैसे जिस तरह से बार बार एडवाइजरी दी भी जा रही है कि हम हमारे जो 3 ग्रुप हैं कि जो हाई रिस्क वाले हैं, चाहे हम एल्डरली लोगों की बात करें, हमारे कोमॉर्बिड लोगों की बात करें और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों की बात करें, इनके लिए हम जरूर हमेशा बात करते हैं कि इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनमें हम टेस्ट के लिए भी बोलते हैं कि आप टेस्ट कराएं, अर्ली डिटेक्शन होना इनके लिए जरूरी है। बाकी जैसा हम बता रहे हैं कि इसमें अभी फिलहाल R0 वैल्यू और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है कि एक पेशेंट कितनों लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है।
डेफिनेटली इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है। री इन्फेक्शन एंड ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जैसा कि हम इसमें शुरू से देख रहे हैं। एक चीज और जैसा आ रहा था कि अभी बच्चों में 12 साल से नीचे के बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। 12 साल से जो नीचे बच्चे हैं, बिल्कुल सर, ये बच्चों वाला सेगमेंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माँ बाप सब लोग जो है इस बात को लेकर थोड़े चिंतित भी हैं। तो नया वेरिएंट इसका अटैक थोड़ा साइलेंट नजर आ रहा है, लेकिन नंबर्स के बिटवीन द लाइंस को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहा है ये सर्ज, हमें इससे कितना चिंता करना है, कितना घबराना है, कितनी प्रिपरेशन रखनी है और कितनी नहीं। डॉक्टर समदानी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? आपके पास जो लोग पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? और एक मैं आपसे राय जरूर लेना चाहूंगा, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हर छोटी मोटी सर्ज हो या बड़ी सर्ज हो सबसे ज्यादा संवेदनशील वही रहते हैं, कोमॉर्बिड लोगों के लिए आपकी सलाह? देखिए, जो पेशेंट अभी आ रहे हैं वो टिपिकली कोविड सिम्टम्स के आ रहे हैं जो पहले देखे थे हमने। बुखार, ठंडी, खांसी, सर्दी, बच्चों को कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, बड़े लोग को डायरिया भी हो रहा है, और जो एकदम वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे जिनको फेफड़ों की बीमारी है, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, जिन्हें कैंसर हो गया है, ट्रांसप्लांट हुआ है कोई भी ऑर्गन का, उनको थोड़ा लंग्स का अटैक ज़्यादा बढ़ने की शक्यता है। लेकिन ऐसी संख्या बहुत ही कम है। बाय एंड लार्ज जो पेशेंट है घर पे ही आइसोलेट करके ठीक हो रहे हैं, उनको सिम्टोमेटिक दवा देने की जरूरत पड़ रही है, कोई एंटीवायरल की दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है। बात की जाए कोई आईवी एंटीवायरल जैसे रेमडेसिविर जो हम पहले वापरते थे, बहुत ही कम लोगों के वापर में आ रहा है आज। जो ओल्ड लोग हैं उनको मेरा यही कहना है कि ये नया वेरिएंट है, इसको आर्क्टुरस बोलते हैं, B1.116। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। यदि काम हो तो ही आप बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में नहीं जाए, और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। मास्क एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो ये वायरस को स्प्रेड करने में और खुद को इन्फेक्ट होने में ही बचाता है। अपना हाथ साफ रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, जो हम सभी 3 साल से बोल रहे थे, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स बोल रहे थे। मुझे लगता है ये सही समय है वापस कि इन सभी चीज़ों का पालन चालू करें। ये अब दुनिया को ही और इंडिया को ही मदद करेगा कि ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये जो आपने सलाह दी है, खासतौर से जो वर्नेबल लोग हैं और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह डॉक्टर समदानी की। डॉक्टर राय, मैं थोड़ा सा अब ट्रेजेक्ट्री पे आपकी बात करूंगा। आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी रिसर्च क्या कह रही है? क्या हम इस वक्त पीक पर हैं या हम कुछ और अपवर्ड्स ट्रेंड देखेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल पीक पे अभी नहीं है, अभी अपवर्ड ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप टेस्टिंग भी देखिए, टेस्टिंग भी हम उतनी कर रहे हैं और जरूरत भी नहीं है। ये शायद हम पहले अननेसेसरी पूरी दुनिया में जिस तरीके से टेस्ट किए गए, लेकिन फाइनली ये हुआ कि सबको इन्फेक्शन होना ही है। और जो हम डिटेक्ट कर रहे थे, वो जो भी सीरो सर्वे हमारे थे और प्लस नंबर ऑफ केसेस डिटेक्टेड देखें तो उसमें इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी। हार्डली हम 1% केस को जो है कंटेक्ट ट्रेसिंग से नहीं डिटेक्ट कर पा रहे थे। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा था। तो वह एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो सिम्टोमेटिक हैं उनको जो है हम टेस्ट करें और पता कर लें, क्योंकि इसको रोक पाना मेजॉरिटी केसेस में एसिम्टोमेटिक होते हैं, रोक पाना असंभव है। वो हम देख चुके हैं, लॉकडाउन लगा के, कंप्लीट कर्फ्यू लगा के वो नहीं होता। और जैसा मैंने पहले कहा ना, जैसे हम मानते हैं जो भी एविडेंस जनरेट होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस को बेस्ट मानते हैं। तो इसलिए कि संभावनाओं पे मैं तो एटलीस्ट नहीं बता सकता कि ये करना चाहिए। हाँ, वह फायदा हो सकता है, वह एक संभावना हम कर सकते हैं कि लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिनको सिम्टम्स हैं वह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि वह घर से ना निकलें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, मास्क पहने और या लोगों से दूरी बना के रखें, वह ज्यादा हेल्पफुल होगा। आल्दो यह बहुत बड़ा हेल्पफुल नहीं हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है अभी भी जो है एसिम्टोमेटिक होता है, जो भी अभी तक एविडेंस 3 साल में हमने जनरेट किए, लेकिन फिर भी वह प्रोग्रेस को स्लो कर देगा, ये होगा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो सिम्टोमेटिक है। बाकी लोगों को कि स्प्रेड करने से इसको बचा लेंगे, अभी तक नहीं बचा पाए। जब बहुत ही कम इन्फेक्शियस था, ओरिजिनल वुहान था,
सारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके सब कुछ कंप्लीटली लॉकडाउन कर्फ्यू लगा के भी हम नहीं कर पाए। मैंने बताया ना कि इसी कंट्री में रिपोर्टेड केसेस 20-30 पर डे से, और वो लॉकडाउन नहीं, कंप्लीट कर्फ्यू में भी ट्रेन नहीं बंद होती है, बस नहीं बंद होती है, सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी हम नहीं रोक पाए। ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ और 20-30 केसेस पर डे जब 25 मार्च 2020 को हमने लॉकडाउन लगाया था, सितंबर में पहुंच के जो है 1 लाख केसेस पर डे हो गए। उसके बाद डिक्लाइन हो गया। जब डिक्लाइन शुरू हो गया तो क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम करते थे 2020-21 में, 21 के फरवरी में, और फिर जो है मार्च से बढ़ने केसेस शुरू हुए। उस समय आप देखिए जब अप्रैल मई में त्राहिमाम मच गया सेकेंड वेव के समय, 2000 रुपए हम फाइन लेते थे। यहाँ पे मेजॉरिटी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता था, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, ज्यादातर हिस्से को इन्फेक्ट हो गया। तो हमें थोड़ा एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए। और जो अब देख के लग रहा है कि एंडेमिक हो चुका है, इस टाइप का फ्लक्चुएशंस बार बार होते रहेंगे, हर साल होंगे, ये गिनने का टाइम नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डेथ बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि सिग्निफिकेंट डेथ बढ़ रही है, ये वह संभावना कम है। देखिए कोविड के साथ बढ़ना हॉस्पिटलाइजेशन कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इन्वायरमेंट में अगर कोविड है तो जो टर्मिनली इल पेशेंट है, कैंसर के डेथ कर रहे हैं, उनकी अगर आप ये कर लें, जांच करें तो कोविड पॉजिटिव आ जाएगा, तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है। ये नहीं कहेंगे कि कोविड के कारण से डेथ हो रही है। अब डेथ जो है लगभग जो है, और दिल्ली सरकार ने कई दिन अपने जारी किए हैं कि जो डेथ्स हुई हैं वो इंसिडेंटल डेथ्स हैं। तो अगर पर डे इस कंट्री में 28,000 लोग मरते हैं, कल 30,000 मरने लगे, तब तो हम कहेंगे कि 2,000 एडिशनल है। वही 28,000 मर रहे हैं, उनमें से अगर 20-25 कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कोविड के कारण से डेथ है। इसको थोड़ा सा जो है हमें समझना चाहिए कि कोविड के कारण या कोविड के साथ डेथ हो रही है, या हॉस्पिटलाइजेशन कोविड के कारण हो रहा है या कोविड के साथ हो रहा है। कोविड के कारण होने की संभावना अब बहुत कम है, अभी तक के जो एविडेंस है। कल हो सकता है वायरस कंप्लीटली चेंज हो जाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जिसका डिफरेंस जो है वो समझना होगा कि कोविड के साथ डेथ्स हो रही हैं या कोविड के कारण डेथ्स हो रही हैं, इस फर्क को हमें समझना होगा। और आप जैसा बता रहे हैं कि एंडेमिक है, इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, ये स्वाभाविक है और एक्सपेक्टेड है, तो ये भी हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर भाटी, बच्चों को लेकर एक खास तौर पर जिसके कंजक्टिवाइटिस की आप बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, तो ये क्या करना चाहिए? और कंजक्टिवाइटिस तो आमतौर पर सीजनल होता है, तो उसको कोविड से कैसे जोड़ें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है माँ बाप के सामने कि जुकाम है, ये सामान्य फ्लू है या कोविड है, एक तो इसके बीच में कंफ्यूजन, दूसरा ये सामान्य कंजक्टिवाइटिस है या ये कोविड से रिलेटेड है, उसमें कंफ्यूजन। तो कैसे फर्क करेंगे सर जांच में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बच्चों का डेटा देखें तो बच्चों के अंदर बीमारी की इतनी गंभीरता नहीं देखी, खासतौर पे कोविड को लेके अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सीजनल फ्लू के अंदर बच्चे अफेक्ट होते ही हैं। बच्चों में देखिए तो सेकेंड वेव के बाद भी जब सीरो सर्वे हुआ था तो उस टाइम भी 60% से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे, उनको इम्यूनिटी मिली थी। और ओमिक्रॉन के बाद जब दोबारा सीरो सर्वे हुआ स्पेसिफिकली बच्चों में, आपके 12 साल से कम उम्र के बच्चों में, तो 90% के करीब बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो बच्चों को नेचुरल इम्यूनिटी कोविड से डेफिनेटली मिली हुई है, तो इस वजह से उनके अंदर बीमारी की गंभीरता नहीं दिखती है। डेफिनेटली बच्चों में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस तरह से उनके पेडिट्रिशियन देखते हैं, बट बच्चों को लेके मैं समझता हूँ अभी उतनी ज्यादा कोई पैनिक करने वाली बात नहीं। डॉक्टर समदानी, एक चीज मैं आपसे जाते जाते पूछना चाह रहा था, अभी आईएमए ने भी इस बात को थोड़ा चिंता भी जाहिर की है कि आप अनाप शनाप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। आप क्या सलाह देंगे सर? कुछ लोग जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, हम कई बार देखते हैं कि डॉक्टर्स भी दे देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है जो हल्का जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ और सीधा ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स लेके ले लेते हैं सर। दीपक जी, ये सालों से आ रहा है कि जुकाम तो सबको ही होता है, इसे कॉमन फ्लू बोलते हैं, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। फ्लू टेक्निकली जो बोलते हैं, जो कोविड भी एक तरह का फ्लू ही है, ये वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए काम आते हैं, तो 100% एंटीबायोटिक नहीं वापरना चाहिए, डॉक्टर को ही नहीं देना चाहिए, केमिस्ट को भी नहीं डिस्पेंस करना चाहिए और पेशेंट को भी नहीं खाना चाहिए। यदि डॉक्टर को लगा कि कोई दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना है तो ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी देखा गया है लास्ट 3 सालों में, जिन लोगों ने अफलातून
एंटीबायोटिक खाई है, वायरल इन्फेक्शन होते हुए उनको कोविड के केसेस भी बढ़ गए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया और देश में, ये भी बढ़ रहा है। तो एंटीबायोटिक से दूर रहे अगर वायरल इन्फेक्शन है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लास्ट में। तो बहुत ज़्यादा घबराने की अभी कोई आवश्यकता है नहीं। ये अभी इस पूरे प्रोग्राम के बाद थोड़ा स्थिति साफ हो चुकी है। कोई बहुत ज़्यादा हम लॉकडाउन के मास्क वाले और इन सब चीज़ों में लौट जाएंगे ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको सिम्टम्स हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बहुत आवश्यकता है। वो एटिकेट्स आपको डेवलप करने होंगे। थोड़ा सा उससे सीरियसनेस भी आती है और एक एटिकेट जब रहता है तो बीमारी के प्रति आम लोगों में गंभीरता भी रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको भी कोई सिम्टम्स हो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं। अपने नागरिक होने का एक जो धर्म होता है, एक फर्ज होता है, उसको अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर समदानी, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, नमस्कार।